हिमालय की गोद में बसा ऐसा मंदिर जहां 6 महीने इंसान और 6 महीने देवता महादेव की अर्चना करते हैं, जहां पहुंचने के लिए कई मीलों लंबी पद यात्रा करनी पड़ती है और जहां पहुंचकर जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। आज मैं आपको ले चलता हूं केदारनाथ धाम पे। करीब 3500 मीटर की ऊंचाई पे स्थित केदारनाथ उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है और मेरी 4 धाम सीरीज का पहला अध्याय यहाँ से है। आगे के एपिसोड्स में मैं आपको यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ भी ले चलूंगा। मेरी इस यात्रा की शुरुआत हुई पुणे से, जहां मैं फ्लाइट लेकर दिल्ली पहुंच गया। इस यात्रा में मेरे साथी हैं अभिनव, निखिलेश और अजय। जल्द ही सभी से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। अभी सुबह के कुछ 3 बजे हैं और मैं पहुंच गया हूँ दिल्ली के ISBT कश्मीरी गेट ISBT पे, और प्लान है कि यहाँ से हम बस लेंगे और सीधे ऋषिकेश जाएंगे। मैं आपकी मुलाकात अपने सहयात्री से भी कराता हूँ। What I have never done in केदारनाथ इसकी डोली आते हुए कभी नहीं देखी है। So we are trying कि हम टेम्पल ओपनिंग से पहले पहुँचे। पिलग्रिम्स होते हैं जब वो केदारनाथ आते हैं, that first look on their face when the temple opens, it is priceless. सुबह हम ऋषिकेश पहुंचे और वहां से सभी मित्र निखिलेश की गाड़ी में बैठ ऊखीमठ की ओर निकल पड़े। ऑलराइट, एक छोटा सा मिनी ब्रेक ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए। बहुत सुंदर सी कैफे है यहाँ पे, तत्वा कैफे। कॉफी पियेंगे, थोड़ा शायद कुछ खा पी लेंगे, तो थोड़ी देर यहाँ चिल करते हैं, उसके बाद फिर आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे। 3 बज गए और फाइनली हम लोग लंच ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पे अपना ढाबा के पास। होपफुली यहाँ पनीर मिल जाएगा और मेरा आज का प्रोटीन का कोटा पूरा हो जाएगा। हमारे देखते ही देखते यहाँ पे मौसम तेजी से बदल रहा है तूफानी सा, बट रियली होप कि मौसम कुछ खास खराब ना हो, क्योंकि अभी हमें थोड़ा और आगे जाना है। शाम होते होते हम ऊखीमठ पहुंचे। वहां पहुंचते ही ओमकारेश्वर मंदिर से घंटियों की आवाज सुनाई दी और हम जल्द ही मंदिर पहुंच गए। रुद्रप्रयाग जनपद में अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो पंच केदार यहाँ पे विराजमान है। ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ, जिसे कि पंच केदार गद्दी स्थल कहा जाता है। पंच केदारों की पूजा यहाँ पे शीतकाल में 6 माह में होती है और ग्रीष्म ऋतु में बाबा अपनी डोली में सवार केदारनाथ जाते हैं और अगले 6 महीने वहीं विराजमान रहते हैं। इस कहानी में भी एक रहस्य है जो मैं आपको केदारनाथ पहुंचकर ही बताता हूँ। 27 अप्रैल को भगवान केदारनाथ जी की जो ग्रीष्म काल की यात्रा शुरू होनी है, उसकी जो प्रक्रिया है, जो परंपरा है, वो प्रारंभ हो चुकी है। इसकी शुरुआत भैरव पूजा से होती है और नेक्स्ट मंदिर में हमने पूजा अटेंड की और समारोह देखा। यहाँ बहुत ही प्यार से बहुत ही मस्त सेरेमनी हो रही है यहाँ पे डे 1 की। जिस तरह से यहाँ पे सीमा सुरक्षा बल वाले लोग आके परफॉर्मेंस कर रहे हैं, साथ में प्रेयर्स भी चल रही है मंदिर में, भैरवनाथ जी की पूजा की तैयारियां हो रही है यहाँ पे। इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल टाइम टू बी हियर। हमें पता भी नहीं था यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है, सो दिस इज काइंड ऑफ अ बोनस फॉर अस। कांट बी मोर थैंकफुल। जस्ट मंदिर के बाहर एक भंडारा भी है और हम वहाँ पे कतार में खड़े हुए हैं। हम लोग दिन भर ट्रैवल कर काफी थक गए थे और खाना खाकर फटाफट सो गए। अगली सुबह काफी खास थी। हम नाश्ता कर मंदिर पहुंचे, जहां केदारनाथ बाबा की डोली निकलने का काफी बड़ा समारोह चल रहा था। यहाँ से एक्चुअली अभी डोली उठने वाली है थोड़ी देर में ही। यहाँ से नेक्स्ट बाबा की डोली को लेके जाएंगे हम गुप्त काशी में और वहाँ ओवरनाइट रुकेंगे और फिर आगे जर्नी कंटिन्यू होगी। अभी यहाँ पूरा फेस्टिवल का माहौल है। इट्स लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारा म्यूजिक, बहुत ढोल, या
quite a morning here today. मंदिर में भंडारा भी है जिसमें पूरियाँ हैं, सब्जी है, छोले की सब्जी है और साथ में खीर भी है। सो नेक्स्ट थोड़ा यहाँ पे पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे जर्नी में। गोभी भी थी पर मेरे को गोभी पसंद नहीं है तो मैंने लिया है छोले, पूरी और खीर। ऊखीमठ से निकलकर डोली नेक्स्ट जाती है गुप्त काशी, वहां से फाटा और फिर गौरी कुंड। इन सभी जगहों पे डोली रात को रुकती है और फाइनली गौरी कुंड से केदारनाथ धाम जाती है। हम भी डोली के साथ साथ गुप्त काशी तक गए और नेक्स्ट हमने सोनप्रयाग की पार्किंग में अपनी गाड़ी छोड़ी। सो जर्नी का आखिरी पड़ाव, अभी हम जा रहे हैं फाइनली गौरी कुंड की तरफ। यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी पार्क ही करनी पड़ती है, कोई ऑप्शन नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे लोकल टैक्सीज चलती हैं 50 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से। सो वी आर इन अ फुल कार और मे बी इन 20 minutes or so we'll be in गौरी कुंड। गौरी कुंड में हमने ओवरनाइट स्टे किया और अगली सुबह निकल गए केदारनाथ धाम की ओर। तो हमारी आज की जर्नी शुरू हो गई आज सुबह 5:45 को। अभी एक जगह पे रुके, जंगल चट्टी है, यहाँ पे आपको नाश्ता वगैरह मिल जाता है। ये पहला स्टॉप है जहाँ पे आप रुक सकते हैं नाश्ता चाय वगैरह के लिए। अभी तक जर्नी काफ़ी आसान रही है। इनफैक्ट हम आराम से चल रहे हैं अपनी नॉर्मल सी पेस में। इट्स अ स्लाइट इंक्लाइन, सो अभी तक सो फार सो गुड। आगे देखते हैं क्या होता है। प्लान है कि हम यहाँ पे थोड़ा अच्छा सा पराठा खाते हैं, चाय पीते हैं, थोड़ा री एनर्जाइज होते हैं, उसके बाद फिर आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे। अभी तो बहुत लंबी जर्नी आगे बाकी है, सो लॉन्ग वे टू गो। अभी हम लोग रामबाड़ा पहुंच गए हैं। ये एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे हम नदी को क्रॉस करके पहाड़ की दूसरी तरफ जाते हैं। मेरे सभी दोस्त कह रहे हैं कि इसके बाद जो होने वाला है दैट्स गोना बी हार्ड, सो देखते हैं कि क्या हाल होता है। मेरा बुरा हाल। बड़ा मजा आ रहा है टेंपल की वॉक करने में, स्पेशली क्योंकि अभी कोई भी लोग नहीं है हमारे साथ, कोई टूरिस्ट नहीं है, सिर्फ लोग अपना सामान लेके ऊपर जा रहे हैं। So, 8 घंटे की कठिन ट्रैक के बाद फाइनली हम केदारनाथ धाम पहुंच गए। मंदिर मेरे पीछे ही है। ऑफ कोर्स वहाँ पे अभी पट नहीं खुले हैं, दरवाजे नहीं खुले हैं, सो मंदिर में पूजा नहीं हो रही है अभी खोज है चाय की। सो क्या पहले चाय पीते हैं, उसके बाद हमारे जो बाकी मित्र हैं पीछे छूट गए हैं। एक मेरे साथ आए हैं पर बाकी लोग बहुत स्लो चल रहे हैं। 3 घंटा पीछे वो लोग, पता नहीं कहाँ है। सो टिल दे कम वी गोना वेट फॉर देम हियर एंड रिलैक्स। रास्ते पे बहुत टायर्ड फील हो रहा था पर यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा है आई एम लाइक super refreshed. चलिए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं इतिहास के साथ। केदारनाथ की कहानी को बेहतर समझने के लिए मैंने इसे 2 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम केदारनाथ के माइथोलॉजिकल ओरिजिन्स के बारे में समझेंगे और उसके बाद हम कुछ तथ्यों को देखेंगे, कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को देखेंगे और उसके साथ ही केदारनाथ की पूरी कहानी को भी समझेंगे। कहते हैं कि जब महाभारत काल में पांडवों को गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या का श्राप लग गया था तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उन्हें कहा जाता है कि आप हिमालय की ओर चले जाएं और वहां भगवान शिव की स्तुति करें, भगवान शिव की प्रार्थना करें, उनके दर्शन करें। जब पांडव देवभूमि आए तो उन्हें यहाँ एक बैल मिला और भीम उसे देखते ही समझ गए कि वो शिव जी हैं, नंदी के रूप में। जैसे ही भीम उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वैसे ही भगवान शिव रूपी जो नंदी हैं, जो बैल हैं, वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं धरती के भीतर। तो इसी बीच भीम उनका पश्च भाग को पकड़ लेता है और तब महादेव पांडवों को दर्शन केदारनाथ में देते हैं। कहा जाता है कि जो पश्च भाग भीम के द्वारा पकड़ा गया था वही ज्योतिर्लिंग के रूप में, जागृत लिंग के रूप में केदारनाथ में स्थापित हुआ और तब से लेकर आज तक भगवान केदारनाथ को 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में केदारनाथ में पूजा जाता है।
केदारनाथ के इस करेंट मंदिर की कहानी की शुरुआत होती है 8वीं शताब्दी से, जब यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी आए और उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। 8वीं शताब्दी से पहले के किसी मंदिर के हमारे पास कोई आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स नहीं है, पर यह मानना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर पहले भी केदार बाबा की पूजा की जाती थी। इसके बाद मैं आपको सीधे ले चलता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एरा में, 1300 सीई में। ये एक ऐसा समय था जब एक काफी मेजर ऑलमोस्ट ग्लोबल क्लाइमेटिक इवेंट हुआ। इस इवेंट को कहते हैं लिटिल आइस एज। बेसिकली आइस कवर बढ़ा, ठंडक बढ़ी, ग्लेशियर्स बढ़े, काफी आगे तक आए और इतना आगे आ गए कि कई सारे लैंडस्केप को पूरी तरह से चेंज कर दिया। ऐसा ही केदारनाथ में भी हुआ। यहाँ पे भी ग्लेशियर्स काफी आ गए और जो हमारे पीछे केदारनाथ धाम दिखाई दे रहा है, ये पूरी तरह से ग्लेशियर के अंदर चला गया और अगले 400-450 सालों तक बर्फ के अंदर ही रहा। फाइनली 1850 में लिटिल आइस एज समाप्त होने लगी। धीरे धीरे ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ने लगे, यहाँ पे भी ग्लेशियर्स रिसीड होने लगे और फाइनली हमें फिर से केदारनाथ धाम के दर्शन हो गए। शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 450 साल तक बर्फ के अंदर रहने के बाद भी मंदिर इंटैक्ट कैसे रहा। उसके कई कारण हैं। एक तो इस मंदिर को बनाया गया था ये सोच के कि यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स होंगे। इसकी फाउंडेशंस बहुत स्ट्रांग हैं। इसे पत्थरों से बनाया गया है जो सस्टेन कर सकते हैं लॉन्ग एक्सपोजर टू स्नो। और फाइनली श्रद्धा के आगे तो किसी की जीत नहीं है। अगर आप केदारनाथ के मंदिर के आर्किटेक्चरल स्टाइल को देखते हैं तो ये काफ़ी टिपिकल नॉर्थ इंडियन नगरा स्टाइल में बनाया गया है। इसके दो मुख्य भाग हैं। एक है आपका सभा मंडप जहाँ पे श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं और दूसरा है गर्भगृह जो एक्चुअली आपके पीछे जो बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको शिखर भी कहते हैं उसके एग्जैक्टली नीचे होता है। सामने नंदी है, बाहर भी नंदी है और अंदर भी नंदी है और मंदिर के अंदर एक शिला है जिसे हम ज्योतिर्लिंग मानते हैं। अगर आप मंदिर के शिखर को देखेंगे तो उसे एक काफी टिपिकल पहाड़ी कटयूरी स्टाइल में भी बनाया गया है, पर ओवरऑल मंदिर नगरा स्टाइल के आर्किटेक्चरल स्टाइल को फॉलो करता है। बाहर से मंदिर काफी सिंपल है, कोई खास नक्काशी नहीं की गई है, काफी डिजाइन को मिनिमलिस्टिक रखा गया है और उसका एक कारण ये भी है कि यहाँ पे माना जाता है कि शिव जी आध्यात्म के लिए आते थे, यहाँ पे वो मेडिटेशन करते थे। तो यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन के साथ बनाया गया है क्योंकि शायद श्रद्धालुओं को भी वही फीलिंग आए यहाँ पे मंदिर में आने के बाद। ऑर्नामेंटेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, योर बिलीफ इन गॉड इज़ इम्पॉर्टेंट। सुप्रभात केदारनाथ से। आज यहाँ मेरी पहली मॉर्निंग है और सुबह के 6 बजे मैं उठ के बाहर आ गया हूँ। अभी कुछ तापमान यहाँ पे है -4 डिग्रीज। इसका मतलब ये भी है कि थोड़ी ठंड ज़्यादा है। अब मैं इतनी जल्दी उठ ही गया हूँ तो ऑफकोर्स मंदिर में आ गया हूँ। अभी दर्शन संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पे कपाट खुले नहीं है, वो सेकेंड से ही होगा। तो मॉर्निंग के टाइम में क्योंकि कोई भी नहीं है, यू फील लाइक द होल स्पेस इज टू योरसेल्फ, यू नो। बड़ी ही स्पेशल फीलिंग है। दिन का प्लान काफी सिंपल सा है। हमें यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज ढूंढनी है, वॉक अराउंड करेंगे यहाँ पे बहुत बार, कई बार, कुछ अच्छी फोटोज खींचेंगे, लोगों से बात करेंगे। That's my plan today. मेडिटेशन करना और चिंतन करना हमेशा से केदारनाथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग रहा है। मेरे पीछे ही है स्वामी रामानंद संत आश्रम और नेक्स्ट मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। यह आश्रम हमेशा से केदारनाथ के साथ ही जुड़ा रहा है। यहाँ पे लोग सदियों से आए हैं, आध्यात्म किया है, मेडिटेशन की है। मैं आश्रम में तो नहीं रुका हूँ पर मैंने उसके बारे में सुना बहुत है, इसलिए वहाँ जाके साथ में आश्रम को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले वहाँ हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर आगे जाते हैं। केदारखंड साधना के लिए हमेशा से ही ऋषियों को आकर्षित करता रहा है और यहाँ की ऊर्जा हमारी अंतर की ज्योति को जागृत करती है। भगवान ने यहाँ पर अपने भक्तों को अनादिकाल में ज्योति रूप में दर्शन दिए, जो जिस ज्योति का प्रभाव आज भी हम सबको यहाँ आने पर जिसकी झलक मिलती है। तो आश्रम की परंपरा अनादिकाल से रही है। एक साधक जब आता है साधना के लिए तो साधना का मार्गदर्शन खोजता है। सुविधा तो उसको घर पे भी मिलती है, तीर्थ में आके आध्यात्मिक आश्रय की अनुकूलता उसको आश्रम में होती है, तो इसलिए आश्रम की महती आवश्यकता है। स्वामी जी साल भर आश्रम में ही रहते हैं। मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भी मैंने उनसे शीतकाल में यहाँ रहने के उनके अनुभव के बारे में भी पूछा। शीतकाल में जब कोई नहीं रहता तो स्वर्ग का अनुभव उस वातावरण में आप कर सकते हैं।
और हमारे महात्मा तो स्वर्ग से भी ऊपर उस वैकुंठ की कल्पना करते हैं, उस आदि कैलाश, उस महाकैलाश, भगवान शिव के हमेशा विराजमान होने वाले उस स्थल की कल्पना करते हैं। यहाँ पर एक अगस्त मुनि नामक एक शहर है, नीचे एक नगर है, तो हिमालय पहले वहाँ तक हुआ करता था। वर्तमान में बर्फ का अभाव और प्राकृतिक परिवर्तन के चलते चलते ग्लेशियर यहाँ तक आ गए। आने वाले समय में कहाँ तक पहुँचेंगे हमको नहीं पता। स्वामी जी से बात करने के बाद मैंने अपने मित्रों के साथ आश्रम के भंडारे में भोजन भी किया। ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य जी, जिन्होंने केदारनाथ धाम की स्थापना की थी 8वीं शताब्दी में, उनकी समाधि भी यहीं पे है। उन्होंने केवल 32 वर्ष की उम्र में यहाँ समाधि ली थी और यही वो स्थान है जहाँ पे वो इस धरती को छोड़कर भगवान के पास चले गए थे। आदि शंकराचार्य जी की समाधि लेने के बारे में एक दूसरा ऑल्टरनेट बिलीफ भी है। यदि आप कांचीपुरम के कामाक्षी अम्माल मंदिर में जाएंगे तो वहाँ भी ऐसा ही माना जाता है कि श्री आदि शंकराचार्य जी ने वहाँ समाधि ली थी। पर उन्होंने समाधि भले ही कांचीपुरम में ली हो या केदारनाथ में ली हो, उन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किए उनका इम्पैक्ट हमारी जिंदगी में आज भी है। केदारनाथ के कपाट खुलने से 2 दिन पहले मंदिर को सजाने का कार्यक्रम भी शुरू हो जाता है। इसमें मेरा मित्र अजय भी शामिल था। एक ऐसी चीज जिसने मुझे काफी सरप्राइज किया केदारनाथ में, वो है कि यहाँ पे कितना सारा काम चल रहा है, कितना सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जब आप दूर से मंदिर को देखते हो, आपको मंदिर थोड़ा सा दिखाई देता है, पर उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े होटल्स, बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। समहाउ मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर जब आप मंदिर के पास आते हैं तब ऑफ कोर्स काफी सारा ओपन एरिया एंड यू फील कनेक्टेड टू द टेम्पल। पर दूर से इट फील्स अ लिटिल ऑड, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 2013 के फ्लैश फ्लड्स के बाद और 2023 के फ्लड्स के बाद यहाँ बहुत सारा डैमेज हो गया था। उसके बाद सिटी को काफी हद तक रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। काफी सारे नए डेवलपमेंट हो रहे हैं यहाँ पे संगम है नीचे, वहाँ पे आरती करने का प्लान है, वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा प्रोमेनेड बनाया जा रहा है। मैं अभी वहीं पे खड़ा हुआ हूँ। अगर मैं यहाँ पे कुछ सालों बाद आऊँ, शायद 5-6 साल बाद, तो ये शहर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा। मेरे इसके बारे में थोड़े मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि ये जो धार्मिक स्थल है, जो इतना दूर पहाड़ों में अनरीचेबल से एरियाज में है, उनको शायद वैसे ही छोड़ देना चाहिए। उनकी प्रिस्टीन ब्यूटी उसी में है जिस तरह से उनको पहले बनाया गया था। पर अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो बहुत सारे लोग, मेरे जैसे भी और आपके जैसे भी बहुत सारे लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। और जब इतने सारे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो उनको भी कुछ सुविधाओं की जरूरत है और वो डेवलप करना भी जरूरी है। सो इट्स अ गेम ऑफ बैलेंसिंग द टू, कि आप कितना उसकी ओरिजिनल प्रिस्टीन ब्यूटी को मेंटेन कर सकते हैं और कितना कन्वीनियंट कर सकते हैं विजिटर्स के लिए। केदारनाथ से हमारी नेक्स्ट कहानी काफी अलग तरह की है। ये कोई धार्मिक कहानी नहीं है, पर एक कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे आज के लिए भी और इम्पोर्टेंट है हमारे फ्यूचर के लिए भी, इनफैक्ट इस जगह के फ्यूचर के लिए भी। नमस्ते, राम राम। मेरा नाम प्रदीप सांगवान है और 2016 से हम एक बहुत ही खूबसूरत छोटी सी कम्युनिटी है, इट्स कॉल्ड हीलिंग हिमालय, जिसके तहत हम अलग अलग क्षेत्रों में, धार्मिक स्थलों पे, ट्रैक रूट्स पे, पिलग्रिमेजेस पे जो कचरा उत्पन्न होता है उसको कैसे स्ट्रीमलाइन करना है, कैसे उसको कम करना है, उसके ऊपर काम करते हैं। तो ऐसी ऐसी साइट जहाँ पे लोग बहुत आते हैं, कम्युनिटी जो स्थानीय जो पॉपुलेशन है वो बहुत छोटी होती है, बट टूरिस्ट फुटफॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें ये होता है कि वेस्ट मैनेजमेंट कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। दैट्स वेयर वी कम इन, और हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे कचरा प्रबंधन जो है उसको इंट्रोड्यूस करें। अब सबसे बड़ी जो समस्या है किसी भी स्थान की, वो होती है उसकी कैरिंग कैपेसिटी। अगर केदारनाथ अकोमोडेट कर सकता है 1 लाख लोगों को, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 3 लाख लोग आते हैं। हम अपनी वही आदतें लेके आते हैं, लाउड म्यूजिक प्ले करना, हमारी अनाप शनाप डिमांड्स क्रिएट करना, और वो जो लोकल कम्युनिटी पे हम प्रेशर क्रिएट करते हैं उन सुविधाओं के लिए, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट होता है लेटर ऑन इन टर्म्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो हम जनरेट करते हैं इस पूरी यात्रा में, 3 दिन की अगर यात्रा है तो लगभग हम 2-2.25 किलो के आसपास। पहला साल बहुत क्रूशियल है ये समझने के लिए कि वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे यहाँ पे
एक सर्कुलर मॉडल में लाया जाए। तो ये हमारी फर्स्ट ईयर की प्रायोरिटी। क्या चीज़ आनी चाहिए, क्या किस चीज़ को बैन कर सकते हैं, क्या ऑल्टरनेटिव हम प्रोवाइड कर सकते हैं, मिनिमाइजेशन के ऊपर पहले काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। केदारनाथ में जितने भी जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, ढाबे हैं, कैंपिंग साइट्स हैं, उनमें डेली बेसिस पे जो वेस्ट जनरेट होगा, हमारी पहली कोशिश ये रहेगी कि उसको 100% सेग्रीगेशन पर कैसे लेके आए। जब वेस्ट कलेक्ट होगा उसको इस साइट पे लेके आए और उसको सेकेंडरी सेग्रीगेशन करें, उसके बाद उसको कंप्रेस करके और वापस नीचे तक पहुंचाएं। 5 साल बाद मैं जो सोच पा रहा हूँ या देख पा रहा हूँ या देखना चाहता हूँ, ये है कि यहाँ के स्थानीय लोग इस मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी को खुद ऑपरेट करें। हम हर जगह नहीं हो सकते, बट स्थानीय लोग हर जगह पे हैं और उनको सिखाना, समझाना और पूरी सप्लाई चेन कैसे क्रिएट करना है, वो हमारा काम है और हैंडओवर करना हमारा काम है। अगली सुबह कुछ खास ही थी। आज सुबह से ही श्रद्धालु केदारनाथ आ रहे थे। डोली गौरी कुंड से निकल चुकी थी और थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने ही वाली थी। पूरे केदारनाथ में उत्सव का माहौल था। हम लोग डोली का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे हल्की हल्की ओले गिरने लगे हैं। टेम्परेचर बहुत कम नहीं तो शायद स्नोफॉल नहीं होगा। तो डोली बस आने ही वाली है। चारों तरफ सब श्रद्धालु फूल लेके तैयार हो चुके हैं स्वागत करने के लिए। आफ्टरनून में जब केदारनाथ में डोली पहुंची तो हजारों श्रद्धालुओं ने मिलकर उसका स्वागत किया। ये एक बहुत बड़ा समारोह होता है और मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसा पहले कभी देखा नहीं था। भीड़ बहुत ज्यादा थी और इसी भीड़ में बाबा के दर्शन करना एक खास अनुभव था। ये है मेरे मित्र साथ में। ये भी चाय की खोज में निकले थे साथ में और नाश्ते की भी। सो हैप्पी टी टाइम। समर मंथ्स में जब केदारनाथ काफ़ी एक्टिव स्पॉट रहता है टूरिस्ट के लिए, विजिटर्स के लिए, ऑफ कोर्स श्रद्धालुओं के लिए। यहाँ पे बहुत सारी डिपेंडेंस है हमारे प्यारे जानवरों के ऊपर। जब आप यात्रा पे आएंगे तो आप देखेंगे कि कितने सारे टट्टू, घोड़े, लोग सामान लेके ऊपर आते रहते हैं। दीज आर द अनसंग हीरोज ऑफ केदारनाथ। फाइनली 2 मई की सुबह मंदिर के द्वार खुलने का समय हो गया। हम मंदिर के बगल के ही होटल में रुके थे और ये परफेक्ट जगह थी समारोह को शूट करने के लिए भी। क्या आप भी क्यूरियस हैं कि कपाट खुलने के बाद मंदिर के अंदर सबसे पहले क्या दिखता है और उसके बाद भगवान की पूजा कैसे की जाती है? ये जानने के लिए मैंने केदारनाथ के मुख्य पुजारी जी से बात की। जब कपाट खुलने के बाद अंदर अखंड ज्योति जलता है। प्रथम दर्शन अखंड ज्योति का होता है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी अपना समाधि स्थिति में रहता है, उनको जागृत अवस्था में लेके आना है। इसके लिए जो जब कपाट बंद हो जाते हैं उनको जो स्वयंभुलिंग है, स्वयंभुलिंग को हमने क्या करता है, पूरा भस्म से उनको समाधि किया जाता है। उसके बाद अखंड ज्योति जला देते। 6 महीने तक अखंड ज्योति जलता रहता है। अब जब मंदिर का खोल के अंदर जाते हैं ऐसे लगता है अभी किसी ने पूजा करके गए बोल के ऐसे लगता है। यहाँ 6 महीने नरमानव से पूजा है और 6 महीना वो शिव गणों से पूजा होता है। शिव गण मतलब वीर, वीरभद्र, नंदी, स्कंद, भृंगी और काल भैरव। ये लोग अपना अपना सेवा अलग अलग तरीके से करता है। और जब कपाट खुल जाते हम लोग करता है, जो नरमानव होता है उनका सेवा होता है। ये तो हिमालय में सबसे पहले जो पुराना मंदिर है और जो यहाँ जो विधि विधान है, यहाँ का जो विधि विधान और कहीं नहीं मिल सकता है आपको। कपाट खुलने के बाद मंदिर के पीछे के हिस्से में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। अब की बार यहाँ महाराष्ट्र से भी कुछ लोग आए थे परफॉर्मेंस देने के लिए। कपाट खुलने के बाद मंदिर में दर्शन भी शुरू हो जाते हैं। इसके लिए लोग पिछली शाम से ही लाइन लगाना शुरू कर देते हैं। पहले दिन दर्शन कर पाना काफी मुश्किल है और मैंने तो इसकी कोशिश भी नहीं की।
खुलने की अगली सुबह भैरव मंदिर में आरती होती है। भैरवनाथ जी केदारनाथ धाम के प्रोटेक्टिव डाइटी हैं और उनका मंदिर मेरे पीछे ही है। जब केदारनाथ धाम में पट खोले जाते हैं मंदिर के, उसके बाद ही यहाँ पे पूजा की जाती है और यहाँ की पूजा होने के बाद फिर उसके बाद ही केदारनाथ धाम में भी पूजा की जाती है। ये मंदिर छोटा जरूर है पर कई और ज्योतिर्लिंगों की तरह यहाँ भी माना जाता है कि पहले आप भैरव देव की पूजा करें और उसके बाद केदारनाथ में भगवान के दर्शन करें। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं केदारनाथ में ट्रिप को प्लान करने के बारे में। सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपकी ट्रैवल डेट्स क्या है। एक बार ट्रैवल डेट्स डिसाइड हो जाती है उसके बाद आपको एक पोर्टल पे जाना होगा जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। केदारनाथ आने के लिए आपकी पैदल यात्रा की शुरुआत होती है गौरी कुंड से। तो आप जहाँ पे भी हो इंडिया में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पश्चिम पूर्व, जहाँ भी हो, आपको गौरी कुंड पहुँचना है। गौरी कुंड पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हैं पर ज्यादातर लोग यहाँ दिल्ली के थ्रू आते हैं। हम भी दिल्ली के थ्रू आए थे तो हमने दिल्ली से बस ली और हम पहुंचे ऋषिकेश। ऋषिकेश में मेरे एक मित्र थे, हम उनके साथ सब गाड़ी में बैठे और ड्राइव करके आगे निकल गए। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आप बस से भी आगे आ सकते हैं, आप वहां से टैक्सी हायर कर सकते हैं। आप दिल्ली से केवल सोनप्रयाग तक अपनी गाड़ी या बस या टैक्सी में आ सकते हैं। सोनप्रयाग में आपको गाड़ी को छोड़ना होगा, वहाँ बहुत बड़ा एक पार्किंग लॉट है जहाँ पे अपनी खुद की गाड़ी को आप छोड़ सकते हैं। और सोनप्रयाग से गौरी कुंड के लिए आपको शेयर्ड कैब्स लेनी पड़ेंगी। मैं रिकमेंड करूंगा कि ये लंबी सी जर्नी होने के बाद आप रात को गौरी कुंड में रुक जाएं, वहाँ पे ओवरनाइट स्टे करें, थोड़ा रिलैक्स हो जाए क्योंकि आगे लंबी सी ट्रैक है आपके लिए। जब आप सोनप्रयाग में अपनी गाड़ी को छोड़ करके टैक्सी लेते हैं, वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है। गौरी कुंड से जब आप ऊपर यात्रा की शुरुआत करते हैं, वहाँ पे भी आपका रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है। तो रजिस्ट्रेशन काफ़ी ज़रूरी है, वो आप ज़रूर करवा लें। ये ट्रैक करीब 17 किलोमीटर लंबी है जो गौरी कुंड से स्टार्ट होती है और केदारनाथ धाम पहुँचती है। आप इसमें पैदल आ सकते हैं जो मैं रिकमेंड करूँगा, पर यदि आप पैदल नहीं आना चाहते हैं तो आप घोड़े पे आ सकते हैं, टट्टू पे आ सकते हैं। लोग कंधों पे भी लेके आते हैं छोटे बच्चों को, कुछ लोग पालकी में भी लेके आते हैं। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं बेस्ड ऑन योर हेल्थ एंड योर कंडीशन। ट्रैक में करीब 8 से 10 घंटे लगते हैं, हमें कुछ 7.5-8 घंटे लगे थे। रास्ता पूरा वेल लेड आउट है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, आप कहीं पे भी रुक सकते हैं आराम से, पानी पीने की बहुत सारी जगह है। जब आप केदारनाथ ऊपर पहुंचेंगे, वहाँ पे आके आपको सबसे पहले टोकन लेना है। ये टोकन बेसिकली आपको एक टाइम स्लॉट एलोकेट करता है जब आप मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट होता है, सो कम्प्लीटली 100% उसके ऊपर मत डिपेंड कीजिए। वो टोकन लेके आपको कतार में आना है जब आपका टाइम स्लॉट होगा। कई बार लोग टोकन लेके आगे आते हैं पर कुछ लोग लाइन को ज़बरदस्ती ज्वाइन कर लेते हैं, बीच में ज्वाइन कर लेते हैं। साइड से भी एक दूसरी लाइन बन जाती है जिसको कुछ लोग VIP लाइन कहते हैं और वहाँ से भी कई बार एक्सेस मिल जाती है। यहाँ पे होटल्स का सिस्टम थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज सा है। हम जिस रूम में रुके हैं उसकी कॉस्ट है 10,000, वो बिल्कुल मंदिर के बगल में ही है। मैं उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पर अगर आप अकेले आते हैं तो बहुत सारे डॉर्म्स भी हैं जहाँ पे मैंने जितना देखा है 2-2 हज़ार रुपये का पर बेड आपको एक दिन के लिए मिल जाता है वहाँ पे। जहाँ तक यहाँ समय स्पेंड करने की बात है, मैं रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट 2 रातें यहाँ बिताने का। तब आप आराम से यहाँ पे दर्शन भी कर पाएंगे और आराम से इस नेचर को एंजॉय भी कर पाएंगे। इतना समय चाहिए यहाँ पे मेरे हिसाब से। कुछ और लॉजिस्टिकल चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें पहला है खाना पीना। यहाँ पे ऑफकोर्स बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, ये पूरी वेजिटेरियन जगह है। UPI पेमेंट बहुत कॉमन हो चुका है इंडिया में, गाँव में भी होता है, पर यहाँ पे कभी होता है कभी नहीं होता है। बहुत सारे कैफेज रेस्टोरेंट्स वाले कैश ही प्रेफर करते हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप कैश लेके आएं, इनफ कैश लेके आएं। शायद जितनी ज़रूरत है उससे भी थोड़ा ज़्यादा कैश लेके आएं। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कनेक्टिविटी। यहाँ पे आपको 5G कनेक्टिविटी मिलती तो है पर हमेशा वो इतनी रिलायबल नहीं है, स्पेशली UPI पेमेंट करने के लिए। जियो एयरटेल दोनों एग्जिस्ट करते हैं। एयरटेल अच्छे से काम नहीं करता है, जियो बहुत अच्छे से काम करता है। तो मैं 100% जियो पे डिपेंडेंट हूँ यहाँ पे, क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए कई बार UPI पेमेंट नहीं हो पाता है। इवन अगर रेस्टोरेंट एक्सेप्ट करता है, अगर आप यहाँ तक इतनी दूर तक आते ही हैं, तो एक और मैं रिकमेंडेशन दूंगा आपको कि आप कॉन्शियस ट्रैवलर बने। आप मिनिमल चीज़ों का इस्तेमाल करें। यहाँ पे ये बहुत ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पे प्लास्टिक बॉटलों का अगर आप इस्तेमाल ना करें तो बहुत अच्छा है। कोल्ड ड्रिंक्स को एब्सोल्युटली अवॉइड करें। यू डोंट नीड ऑल दैट। हम यहाँ पे आध्यात्म के लिए आए हैं, हम यहाँ पे भगवान से कनेक्ट होने के लिए आए हैं। आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली ओके अगर हम ये सब चीज़ें जो एनीवे हमारी हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है उनको अवॉइड कर सके। ये तो मेरे सजेशंस हो गए, पर अगर आपके पास कोई भी और क्वेश्चन है तो उसको कमेंट में ज़रूर पूछिए। अगर उसका जवाब मेरे पास नहीं होगा तो मैं अपने मित्रों से पूछ के उसका जवाब आपको ज़रूर दे दूंगा। अपनी आखिरी सुबह
मैंने मंदिर के बाहर कई लोगों से उनके केदारनाथ अनुभव के बारे में भी पूछा। You really feel special that this is the dream I was always seeing, I was always imagining, and I'm here now today. थकान दूर हो गया भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके। फील तो ऐसा हो रहा है कि अब हम मैं बता नहीं सकता। उन्होंने ब्लेस भी किया पंडित जी ने, वो भी बहुत स्पेशल फीलिंग था बिकॉज टुगेदर वो ब्लेसिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट था। बहुत ही अच्छा लगा और ये मेरा चौथा साल है यहाँ पे केदारनाथ में। बहुत खुश हुई मैं क्योंकि मेरा 5 साल का सपना था और मेरा सपना पूरा हो गया आज। भोले को पाना इतना आसान नहीं है, थोड़े तो कष्ट लेने ही पड़ते हैं। हमारे बहुत अच्छा रहा, हम साथ में बहुत अच्छा लगा केदारनाथ आके। बाबा जी आपका नाम क्या है? हरिओम। आप कहाँ से हैं? मथुरा से। अरे वाह। और आप यहाँ कितने दिन रुकने वाले हैं? 5 दिन, 6 दिन, 6 महीना, जब तक ताला नहीं लगता तब तक। अरे वाह वाह। शिव कौन है? ये खोज आसान नहीं, पर इसका जवाब शायद हमारे पास ही है। जैसा आदि शंकराचार्य जी ने कहा था, शिव हमारे अंदर हैं, हर धड़कन में, हर सांस में, और केदारनाथ में उनका आभास कुछ खास सा है। मैं केदारनाथ ये फिल्म बनाने आया था, पर एक बार केदार बाबा के दर्शन कर सब कुछ बदल गया। जस्ट कुछ घंटे पहले ही मैंने बाबा केदार के दर्शन किए और मैं धीरे धीरे प्रोसेस कर पा रहा हूँ इस एक्सपीरियंस को। इट वॉज़ वेरी स्पेशल। मैं करीब 30 सेकेंड के लिए सामने खड़ा था, आंख बंद करके प्रे कर पाया। फेल्ट रियली नाइस। आज तारीख है 3 मई और ये हमारी फैमिली के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट दिन है। आज के दिन कुछ साल पहले हमने एक बहुत ही ख़ास, सबसे क्लोजेस्ट फैमिली मेम्बर को खो दिया था। मैं पिछले कुछ दिनों से लोगों को देख रहा था, यहाँ पे वो आते हैं और मंदिर देखते ही रोने लग जाते हैं। एंड आई कुडंट रिलेट टू इट, पर टुडे आई डू। आई फील लाइक देयर इज सम कनेक्शन, देयर इज समथिंग दैट हैपेंड टुडे। मंदिर के अंदर मैंने पूरा समय कोशिश की अच्छी मेमोरीज को याद करने की, और इट फेल्ट नाइस। It felt nice to talk to बाबा केदार डायरेक्टली। हर किसी के लिए अलग अलग जगहों की अलग अलग इम्पोर्टेंस होती है, और शायद मेरे लिए केदारनाथ धाम की बहुत इम्पोर्टेंस होगी, स्पेशली क्योंकि वो आज के दिन से इतना क्लोजली कनेक्टेड है, 3 मई से। सो या आई एम हैप्पी। आंसू आ रहे हैं पर आई एम हैप्पी। आई थिंक मैं बहुत सारे लोगों की श्रद्धा को समझ पाता हूँ अब, जो यहाँ पे आके दे जस्ट ब्रेक डाउन। आई सीम टू बी ब्रेकिंग डाउन राइट नाउ। थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर टुडे। I know who am I thanking, but Jai Baba Kedar.